प्यारे बच्चों, आज से हम लोग एक नया लेसन पढ़े चल रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कंपटीशन में इसके सवालें बहुत आती हैं। चैप्टर में बहुत पहले बहुत ज़्यादा टॉपिक था, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें लेसन से कट गई है, इसलिए केवल थ्योरेटिकल टॉपिक है और एक डेरिवेशन है छोटा सा। सवालें जो है बहुत ज़्यादा लगाने को मिलेंगी, तो ध्यान दीजिएगा। हम समझाते चल रहे हैं, बताते नहीं चल रहे हैं। डॉपलर प्रभाव चैप्टर का नाम है बेटा, डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव। अभी हम लोग समझेंगे कि डॉपलर प्रभाव रियली होता क्या है, और आपको बताना चाहूँगा कि डॉपलर प्रभाव जैसी घटना जिसके बारे में हम सुनेंगे और जानेंगे, वह जो है दो प्रकार की है। दो जगह हम डॉपलर प्रभाव पढ़ेंगे। हम लोग ध्वनि में डॉपलर प्रभाव पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्रकाश तरंगों में भी डॉपलर प्रभाव पढ़ेंगे। तो ध्वनि का डॉपलर प्रभाव और प्रकाश का डॉपलर प्रभाव, ये दो घटनाएं हमको जो है इस पूरे लेसन में पढ़नी है। मन लगा समझिए सभी लोग बेटा। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव क्या है और प्रकाश में डॉपलर प्रभाव क्या है, यही समझाना है, इसी को लेकर चलता हूँ। सबसे पहले बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि ध्वनि स्रोत और श्रोता, यद्यपि कल की क्लास में हमने जो है बहुत सारी चीज़ें इस लेसन से रिलेटेड बता दी थी, फिर भी आज बता रहे हैं शुरुआत से। ध्वनि स्रोत, साउंड सोर्स, सोर्स ऑफ साउंड। ध्वनि स्रोत का मतलब है सोर्स ऑफ साउंड, माने ध्वनि उत्पादक, जिससे ध्वनि उत्पन्न हो, ध्वनि को उत्पन्न करने वाला। ध्वनि उत्पादक जिस वस्तु या व्यक्ति द्वारा ध्वनि तरंगे प्रसारित हो या उत्पन्न हो, उसे इस लेसन में हम ध्वनि स्रोत कहेंगे। जो भी वाद्य यंत्र हैं, सीटी, हार्न, सितार, गिटार, हारमोनियम, जो है तबला, ढोल, नगाड़ा, गाड़ियों के हार्न और फैक्ट्रियों के सायरन, सब के सब ध्वनि स्रोत हैं। यहाँ इस भरी क्लास में, बंद करो, इस भरी क्लास में आपके सामने हम जो है ध्वनि स्रोत के रूप में है, क्योंकि हम यहाँ ध्वनि तरंगे बना रहे हैं और आप सभी लोग सुन रहे हैं, आप सभी लोग पा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो जिस वस्तु या उपकरण के द्वारा ध्वनि तरंगे बनती हैं, निकलती हैं, उसे ही हम ध्वनि स्रोत कहते हैं। सीटी ध्वनि स्रोत है, इंजन की आवाज़ ध्वनि स्रोत है, गाड़ियों के सायरन या हार्न, लाउड स्पीकर, ये सब ध्वनि स्रोत है। व्यक्ति भी जो बोल रहा है वो ध्वनि स्रोत है। नेता लोग भाषण देने आ रहे हैं, ध्वनि स्रोत है। तो जो आवाज़ या ध्वनि तरंगे उत्पन्न करे वही है ध्वनि स्रोत। क्लियर? अब बच्चों, श्रोता माने लिसेनर, अंग्रेजी होती है लिसेनर्स, आइडियंस जिसको कहते हैं, माने सुनने वाले, ध्वनि तरंगों को सुनने वाले। यहाँ आप सभी लोग जो है देख रहे हो कि ध्वनि उत्पादक या ध्वनि स्रोत के रूप में आपके अर्जुन सर है। तो आप लोग यहाँ ध्वनि ग्रहण कर रहे हो, ध्वनि तरंगों को प्राप्त कर रहे हो, सुन रहे हो, तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ जो है श्रोता हुए, आइडियंस। अब बच्चों, एक घटना जो आप कभी गौर नहीं करते हो, उसी घटना को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जनरली हमारे आपके बीच घटित होती है। क्या? देखिए ध्यान से, अगर जो है ये ध्वनि स्रोत है, सभी लोग शिवांशु रिक्वेस्ट है बोर्ड पर देखें, बहुत मारते नहीं होता है, यहाँ ध्यान दो। तो अगर ये ध्वनि स्रोत है, माने ये कोई ऐसी चीज है जिससे जो है ध्वनि तरंगे निकलती होगी,
ठीक है उन्हें सर, ध्वनि तरंगे निकलती होंगी। यहां श्रोता है, इन ध्वनि तरंगों को प्राप्त करता होगा। ऑब्जर्वर या एक्सेप्टर है, ये सोर्स है। बेटा अगर आप कभी देखो कि ये जो ध्वनि स्रोत ध्वनि तरंगे जो निकाल रहा है और ये जो श्रोता जो सुन रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी फिक्स बनी रहे, ये अपनी जगह जाम रहे और ये अपनी जगह जाम रहे, दोनों में गति न हो रही हो, दोनों के स्थान न बदल रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ खड़े होकर के बोल रहे हो और आप वहाँ बैठकर सुन रहे हो। श्रोता भी स्थिर है, ध्वनि स्रोत भी स्थिर है। शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों के बीच की दूरी फिक्स है, नियत है। तो जानते हो अगर हम तेज बोलेंगे, तेज तेज, तो आपको तेज तेज सुनाई देगा, और अगर हम धीमे धीमे बोलेंगे तो ही आपको धीमे धीमे सुनाई देगा। मतलब क्या हुआ कि यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों स्थिर है, दोनों की स्थितियों में परिवर्तन नहीं है, दोनों के मध्य की दूरी फिक्स है, तो स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि तरंगे की वास्तविक आवृत्ति श्रोता प्राप्त करेगा। तेज बोला जाएगा तो तेज सुनेगा और धीमा बोला जाएगा तो। यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य की दूरी निश्चित और निर्धारित हो तो श्रोता को स्रोत की वास्तविक आवृत्ति की ध्वनि तरंगे प्राप्त होंगी। तेज बोला जाता रहेगा, जो है कम आवृत्ति रहेगी अगर ध्वनि तरंगों की तो कम आवृत्ति ध्वनि तरंगे प्राप्त करेगा, अधिक आवृत्ति ध्वनि तरंगे रहेगी अगर तो अधिक आवृत्ति ध्वनि तरंगे प्राप्त करेगा। लेकिन आप कभी महसूस करिए और अभी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों में से दोनों या कोई एक गतिमान हो जाए और स्टाइलिस्ट गति करने लगे, जैसे अगर अभी हम बोल रहे हो कुछ भी, जो कुछ बोल रहे हो प्रैक्टिकल करके देख लो, अगर हम बोलते हुए आपकी ओर आने लगे तो आप तुरंत एक चीज भाव करोगे, महसूस करोगे कि हम जिस आवृत्ति की ध्वनि तरंगों से बोलते रहेंगे, ध्वनि स्रोत है, अगर ध्वनि स्रोत बोलते बोलते श्रोता की ओर गति करने लगे, बोलते बोलते श्रोता की ओर आने लगे, तो क्या होगा? अभी बोलते बोलते हम आपकी ओर आने लगे तो आपको कुछ तेज सुनाई देने लगेगा, जैसे जैसे पास आते जाएंगे आपको और तेज सुनाई देने लगेगा, जबकि हम अपनी आवाज वही रखे हैं लेकिन आपको तेज सुनाई देने लगा है ना। तो यदि ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर गति करता है तो श्रोता को स्रोत द्वारा उत्पन्न वास्तविक आवृत्ति से बढ़ी हुई आवृत्ति की ध्वनि तरंगे प्राप्त होती है, आवाज तेज सुनाई देती है। ऐसे ही बेटा अगर हम बोलते बोलते दूर चले जाएं तो दूर जाने लगेंगे तो आप सबको क्या होगा? धीमे सुनाई देने लगेगा। तो यदि ध्वनि स्रोत श्रोता से दूर जा रहा हो इधर, तो श्रोता को वास्तविक आवृत्ति से घटी हुई आवृत्ति की तरंगे प्राप्त होगी। उन्हें सब बेटा कई कंडीशन हो गई। फिर से श्रोता स्थिर है, श्रोता स्थिर है, ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर गति करे तो श्रोता को बढ़ी हुई आवृत्ति की ध्वनि तरंगे प्राप्त होती है। दूसरी स्थिति क्या है? श्रोता स्थिर है लेकिन ध्वनि स्रोत श्रोता से दूर जा रहा है तो श्रोता को घटी हुई आवृत्ति की तरंगे प्राप्त होगी। कई कंडीशन होगी। अब अगर मान लो ये फिक्स है, ध्वनि स्रोत फिक्स है, हम अपनी जगह है, आप में से कोई एक बच्चा उठकर हमारी ओर आने लगे, अगर अभी आप उठो और मेरी ओर आने लगो तो जैसे जैसे आप मेरी ओर आओगे आपको मेरी आवाज तेज सुनाई देगी। ऐसा है कि नहीं? है ऐसा नहीं? जैसे अगर आप सड़क पर खड़े होते हो, दूर कहीं से ट्रक हॉर्न बजाते हुए आती रहती है तो पहले उसकी आवाज कम सुनाई देती है, जैसे जैसे वो आपके पास आती है तो तेज हो जाती है उसकी आवाज की नहीं। तो यह यदि स्रोत स्थिर हो और श्रोता
स्रोत की ओर गतिमान हो। किधर गतिमान हो ऐसा? तो श्रोता को ध्वनि तरंगों बढ़ी हुई आवृत्ति में प्राप्त होगी। इसका उल्टा भी हो सकता है, ये हम बोल रहे हो और आप उठो और बाहर जाने लगो, तो श्रोता स्रोत से दूर जाने लगे, तब क्या होगा? श्रोता को कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें प्राप्त होगी कि नहीं? क्या कंडीशन हो गई? पहला क्या है? श्रोता स्थिर है, ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर आ रहा है, बढ़ी हुई आवृत्ति तरंगें पा रहा है। श्रोता स्थिर है, ध्वनि स्रोत श्रोता से, तब भी श्रोता जो है घटी हुई आवृत्ति तरंगें पा रहा है। स्रोत स्थिर है, तीसरी कंडीशन, श्रोता स्रोत की ओर आ रहा है, बढ़ी हुई आवृत्ति तरंगें पा रहा है कि नहीं? और स्रोत स्थिर है, श्रोता दूर जा रहा हो, तो घटी हुई आवृत्ति तरंगें पा रहा है कि नहीं? तो उन्हें बेटा ये क्या कंडीशन हुई? दो और हो सकती है, ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों गति करें और एक दूसरे की ओर आए, तब भी श्रोता को बढ़ी हुई आवृत्ति तरंगें प्राप्त होगी। और अगर ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों एक दूसरे से दूर जाएं, तो श्रोता को वास्तविक आवृत्ति से घटी हुई आवृत्ति की तरंगें प्राप्त होगी। तो बच्चों ये हमने आपको कई बात बताई है, एक बार सुनोगे? 6 बार। रोहन दान 6 बार सुनो। यदि हमारी तरफ बोलना है आपको उन्हें सर, यदि ध्वनि श्रोता स्थिर हो और ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर आए, तो श्रोता को बढ़ी हुई आवृत्ति ध्वनि तरंगें प्राप्त होती है। यदि ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता से दूर जाए, तो श्रोता को घटी हुई आवृत्ति की ध्वनि तरंगें प्राप्त होती है। यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो और श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर आए, तो श्रोता को बढ़ी हुई आवृत्ति तरंगें प्राप्त होती है। यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो और श्रोता स्रोत से दूर जाए, तो घटी हुई आवृत्ति तरंगें प्राप्त होती है। ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों एक दूसरे की ओर आए, तो बढ़ी हुई आवृत्ति ध्वनि तरंगें प्राप्त होती है। ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों एक दूसरे से दूर जाए, तो हमका बेटा 6 लाइन बोले पड़े पक्का कि ना? हम दिमाग लगाओ कहीं 6 का 3 बनाए दे, कम कह दे, कम कह दी ना? देखा कम कैसे कर? 6 का 3 बना दे। यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति हो, मतलब चाहे जे चलाए, चाहे स्रोत चलाए चाहे श्रोता चाहे दोनों, 6 का 3 बनवता ही सुना। यदि ध्वनि स्रोत या श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति हो और ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी कम हो, तो श्रोता को बढ़ी हुई आवृत्ति तरंगें प्राप्त होती है, तथा स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी बढ़ने पर श्रोता को घटी हुई आवृत्ति तरंगें प्राप्त होती है। दुइयम कह दे, 6 का 2 बनाए दे, नहीं समझे? फिर समझो जरा। यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति हो और स्रोत तथा श्रोता के बीच की दूरी माने एक दूसरे के तिया में, तो श्रोता को बढ़ी हुई आवृत्ति की ध्वनि तरंगें प्राप्त होती है। और अगर श्रोत और श्रोता के बीच की दूरी, तो श्रोता को घटी हुई आवृत्ति की तरंगें प्राप्त होती है। तो जब 6 बोले कर 2 बोल दी कि ना, अब 2 के 1 में बने दे, माने 2 लाइन बजाय 1 लाइन में बोल दे, 60 कट में। सुना, जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को स्रोत की वास्तविक आवृत्ति से बदली हुई आवृत्ति की ध्वनि तरंगें प्राप्त होती है। माने घटी मिली है या बढ़ी, लेकिन मिली है बदली हुई। और ये जो आवृत्ति में आवाज़ी परिवर्तन हो रहा है, इसी ही ध्वनि में डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो माने शॉर्टकट में कि यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य की दूरी में परिवर्तन ना हो, तो श्रोता को स्रोत की वास्तविक आवृत्ति की ध्वनि तरंगें प्राप्त होती है। लेकिन यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य की दूरी में परिवर्तन होता है, तो श्रोता को वास्तविक आवृत्ति से भिन्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगें प्राप्त होने की घटना या
ये जो भिन्न आवृत्ति की तरंगें प्राप्त होती हैं, इसमें जो है आवृत्ति में होने वाला आभासी परिवर्तन ध्वनि में डॉपलर प्रभाव कहलाता है। इधर क्लियर? और बच्चों ध्यान से देखिए, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव के लिए ये समझ में आ गया बेटा? क्या परिभाषा बताएंगे ध्वनि में डॉपलर प्रभाव? जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति में होने वाला आभासी परिवर्तन ध्वनि में डॉपलर प्रभाव कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? एक चीज देखो, यदि ध्वनि स्रोत का वेग है, हम देखा Vs, श्रोता का वेग Vo, श्रोता का वेग ध्वनि का वेग V हो, तो डॉपलर प्रभाव की घटना में आभासी आवृत्ति के सूत्र याद कैला उन्हें n डैश बराबर n v माइनस vo अपान v माइनस vs, यही लिखा है सर? ध्यान से देखना। जबकि ध्वनि स्रोत व श्रोता एक ही दिशा में ऐसे ऐसे सूत्र याद रहेगा कि नहीं? उन्हें ऐसा कह रहे हैं कि सर जी इस सूत्र से 6 सूत्र बनाइए। कैसे सूत्र? कैसे कैसे? इधर देखिए, कोई आवाज नहीं। यदि, हमारी बात सुनिए ध्यान से, यदि ध्वनि स्रोत Vs वेग से और श्रोता Vo वेग से, दीदी सुनो, ध्वनि स्रोत Vs वेग से और जो है श्रोता Vo वेग से ध्वनि की दिशा में गति करे तो आभासी आवृत्ति n डैश बराबर n v माइनस vo बटा v माइनस, ये सूत्र याद रखो कि इसी सूत्र से सवाल आएगी। लेकिन इस सूत्र से क्या सूत्र बना देंगे हम? चलो पहला सूत्र माने पहली कंडीशन वाला। पहली कंडीशन क्या रहा है? याद कर रहा, हम वही बता रहे। पहली कंडीशन क्या रही? श्रोता स्थिर है और ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर गति ना। तो देखो ऐसा, श्रोता स्थिर है, श्रोता स्थिर है माने vo 0 है और ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर गति करता है, दोनों क्या संगति है। तो फिर सूत्र आए n डैश बराबर n इंटू, देखो vo 0 है, जहां जहां vo है उसको डिपेंड करो। सर क्या करूं? v अपान v माइनस vs, एक सूत्र आ गया किधर? आएगी ना? yes, दूसरी कंडीशन क्या रही? श्रोता स्थिर है, स्रोत श्रोता से दूर। अब देखा दोनों क्या कहती जाती है? अब उल्टा हो गई, स्रोत उल्टा कहती माने स्रोत का वेग माइनस में लिखा। तो n डैश बराबर n v अपान v प्लस vs, उन्हें इसमें देखते इधर के लिए समझ में आया? तीसरा कंडीशन, ध्वनि स्रोत स्थिर है, ध्वनि स्रोत स्थिर है और श्रोता स्रोत की ओर गतिमान है। इधर देखो n डैश बराबर, अब की बार ध्वनि स्रोत स्थिर है तो v प्लस vo, क्या प्लस vo? देखा श्रोता और ध्वनि स्रोत एक दिशा, लेकिन श्रोता ध्वनि कहती आवत था, स्रोत कहती आवत था, तो माइनस के प्लस हो गई बटन। ठीक है? और जब स्रोत स्थिर रहा है लेकिन श्रोता स्रोत से
दूर जा रहा है। तो क्या है बेटा, v माइनस बी और अपार्टमेंट। ठीक है सुरेश, अब दोनों गति कर रहे हो, ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों गति कर रहे हो, तो ध्वनि स्रोत लेकिन श्रोता एक नहीं हो रहा होता, तो एक अच्छे से बदल जाए, क्या हो जाए, इधर क्लियर। और दोनों एक दूसरे से विपरीत है, ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों विपरीत है, तो आपकी बात श्रोता और अपना सुनिए। ठीक है, तो कुल कितने तरह के वेग आ गया, कोई असुविधा, तो ध्वनि में डॉपलर प्रभाव समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव इतना ही पढ़ना है, उसके बाद किस में डॉपलर प्रभाव पढ़ना है,